देखो, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी समझें, मैथ्स क्लास के अंदर जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं कुछ यूनिट नंबर 5 में बीएससी पार्ट थर्ड, और उसके अंदर है वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि, यूनिट 5। ध्यान दें, सदिश समष्टि में हमने एक बात कही कि जो सदिश होते हैं लीनियर, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, एक घात स्वतंत्र तथा एक घात परतंत्र। ध्यान दें इस बात को कि v ऑफ f कोई सदिश समष्टि है, v ऑफ f कोई सदिश समष्टि है, उसके अंदर कोई सेट है आपका s जो भी है, उसमें अंदर अवयव है v1 v2 डॉट 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 vn। तो अल्फा 1 v1, अल्फा 2 v2 एंड अल्फा 3 v3 प्लस डॉट डॉट अल्फा n vn इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n बिलोंग्स टू f। ध्यान दें इस बात को आप कि यदि प्रत्येक अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n इक्वल टू 0 हो जाए, कहने का मतलब कि यदि मान लो अल्फा की वैल्यू जो है, अल्फा की वैल्यू, प्रत्येक अल्फा की वैल्यू यदि 0 हो जाती है तो वो कहलाता है आपका इंडिपेंडेंस, अर्थात एक घात स्वतंत्र। क्या बोला गया? एक घात स्वतंत्र कहलाता है, लीनियर इंडिपेंडेंस कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 डॉट 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 अल्फा n vn, प्रत्येक अल्फा की यदि वैल्यू क्या है, 0 है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एक घात स्वतंत्र। यदि मान लो यदि एक भी अल्फा का मान नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, सभी का आ जाए तो अलग बात है, बाकी एक भी अल्फा का मान नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो जो सिचुएशन बन जाती है वो बन जाती है डिपेंडेंट क्या है, लीनियर वाला, एक घात परतंत्र अर्थात आश्रित। एक बात हमेशा याद रखें कि जो आपकी इसके अंदर है, किसके अंदर कि वेक्टर स्पेस के अंदर एक घात स्वतंत्र और एक घात परतंत्र की बात कर रहे हैं हम। यदि प्रत्येक अल्फा का मान यदि 0 होता है तो स्वतंत्र कहलाएगा, यदि एक भी अल्फा का मान नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो क्या कहलाएगा? परतंत्र कहलाएगा, अर्थात आश्रित कहलाएगा। बिल्कुल दिमाग में आप क्लियर कर लें। तो हम थ्योरम पर चलते हैं। तो लिखें डेफिनेशन, आप लिखें सबसे पहले लीनियर इंडिपेंडेंस, एक घाती स्वतंत्र, एक घाती स्वतंत्रता। सभी लिखें, यदि v ऑफ f
v ऑफ f एक सदिश समष्टि है, यदि v ऑफ f एक सदिश समष्टि है, यदि v ऑफ f एक सदिश समष्टि है तथा s v1 v2 vn तथा s v1 v2 vn एक परिमित उपसमुच्चय है, एक परिमित उपसमुच्चय है, एक परिमित उपसमुच्चय है, तो s एक घात स्वतंत्र कहलाता है, यदि s एक घात स्वतंत्र कहलाता है यदि α1 v1 α2 v2 and αn vn इक्वल टू 0। s एक घात स्वतंत्र कहलाता है यदि α1 v1 प्लस α2 v2 एंड αn vn इक्वल टू क्या हो 0, जहां α1 α2 αn इक्वल टू 0। फॉर ऑल α1 α2 αn बिलोंग्स टू किस में f में। कहने का मतलब क्या लिखा आपने, यदि α1 v1 प्लस α2 v2 αn vn बराबर 0, जहाँ α1 α2 सभी के मान क्या हो 0 हो। फॉर ऑल α1 α2 बिलोंग्स टू किस में है f में है। दोबारा सुन लें, यदि v ऑफ f एक सदिश समष्टि है तथा s बराबर v1 v2 vn एक परिमित उपसमुच्चय है, तो s एक घात स्वतंत्र कहलाएगा यदि α1 v1 प्लस α2 v2 αn vn इक्वल टू 0। प्रत्येक अल्फा के मान यदि शून्य होते हैं तो कहलाता है एक घात स्वतंत्रता, एक घाती स्वतंत्रता। क्लियर। इसी में लिख लो एक छोटा सा स्टार लगा के, यदि प्रत्येक अल्फा आई का मान शून्य नहीं है तो एक घात परतंत्र कहलाता है। मतलब कोई भी एक अल्फा भी बच गया किसी में भी तो वो क्या बन जाता है, आपका डिपेंड बन जाता है, परतंत्र बन जाता है। तो बात समझ में आई कि आपको दिमाग में लगाना है कि एक ही बात आपको दिमाग में रखनी है कि यदि किस प्रत्येक अल्फा की जो वैल्यू है यदि 0 होती है तब तो क्या हो गया, आपका इंडिपेंडेंस हो गया। और यदि मान लो एक भी अल्फा का मान नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त होता है तो क्या बन जाएगा, आपका डिपेंडेंस बन जाएगा। क्लियर बिल्कुल। हम प्रमेय लिखते हैं एक, सदिशों के
एक घात स्वतंत्र समुच्चय, सदिशों के एक घात स्वतंत्र समुच्चय का प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय भी एक घात स्वतंत्र होता है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सुने ध्यान से, कि सदिशों के एक घात स्वतंत्र समुच्चय का, सदिशों के एक घात स्वतंत्र समुच्चय का प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय, प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय भी एक घात स्वतंत्र होता है। यह हमें सिद्ध करना है। क्लियर सी बात है भाई। चलें, माने सर्वप्रथम माना v ऑफ f एक सदिश समष्टि है। मान लिया हमने कि v ऑफ f क्या है, एक सदिश समष्टि है। तो S बराबर v1 v2 डॉट डॉट vn एक घात स्वतंत्र एक घात स्वतंत्र समुच्चय है। क्या बोला गया भाई कि S बराबर v1 v2 vn एक घात स्वतंत्र समुच्चय है। अब इस समुच्चय की एक घात स्वतंत्र समुच्चय है तो इसकी वैरायटी क्या होगी भाई, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 एंड डॉट 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 प्लस अल्फा n vn। हर हाल में क्या होगा, 0 एंड फोर आल अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n किसका है भाई, f के। क्योंकि अभी अभी आपसे मैंने कहा कि यदि कोई एक घात स्वतंत्र है तो हर हाल में अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n vn बराबर क्या होता है, 0। साथ में ये भी बात आपको क्लियर है क्या कि अल्फा 1 अल्फा 2 एंड डॉट डॉट अल्फा n सभी के मान क्या होंगे, 0, क्योंकि प्रत्येक अल्फा का मान क्या होगा, 0। तो S एक घात स्वतंत्र है तो क्या होगा कि प्रत्येक अल्फा जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए बात। सुने ध्यान से, S1 S का एक अरिक्त उपसमुच्चय निम्न प्रकार है। मान लिया अपन ने कि इस जो एक घात स्वतंत्र है उसका एक उपसमुच्चय मान लिया अरिक्त, तो S1 जो है वो सेट क्या है, v1 v2 डॉट डॉट vm, जहां पर 1 से तो बड़ा है m का मान, लेकिन किससे छोटा है, n से या n के बराबर है। क्योंकि आपको पता है किसी का उपसमुच्चय है तो क्या हो सकता है, वो उस सेट के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता वो। तो क्या बोला मैंने कि S1 कोई उपसमुच्चय माना मैंने, किसका माना S1 उपसमुच्चय, मैंने माना S का। तो आप खुद देखें कि S1 बराबर v1 v2 डॉट डॉट vm,
जहां पर 1 से लेकर के n अर्थात 1 से बड़ा या 1 के बराबर या m से छोटा या m का मान n से छोटा या n के बराबर। बताइए भाई, अब हमें क्या सिद्ध करना है? अब हमें सिद्ध करना है कि S1 एक घात स्वतंत्र होगा। हमें अब सिद्ध करना है कि जो S1 होगा वो क्या होगा? एक घात स्वतंत्र होगा। तो एक घात स्वतंत्र होगा, इसके लिए आपको पता होता है क्या प्रूव करना होता है। तो देखें होगा, तो देखिए α1 v1 प्लस α2 v2 एंड प्लस डॉट डॉट अल्फा आपने क्या ले लिया? m vm इक्वल टू 0। क्लियर सी बात है। आपको पता होगा 4r α1 α2 डॉट डॉट अल्फा m वो किसके अवयव होते हैं? f के अवयव होते हैं। जब भी आप किसी चीज को एक घात स्वतंत्र दिखाते हो या एक घात परतंत्र दिखाते हो तो क्या करते हो आप कि α1 v1 प्लस α2 v2 डॉट डॉट αn vn इक्वल टू क्या करोगे? 0। अब हमें यह दिखाना होता है केवल कि इसमें जो प्रत्येक अल्फा है ना वो 0 है। यदि प्रत्येक अल्फा का मान 0 है जब तो स्वतंत्र हो जाएगा, और यदि एक भी अल्फा बच जाता है तो क्या बन जाएगा? डिपेंड बन जाएगा। तो देखें समीकरण नंबर इसे डाल दिया 1। तो देखें कि जहां पर क्या होगा? α1 α2 डॉट 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 अल्फा m बराबर 0। क्यों होगा वो सुने ध्यान से कि α1 v1 प्लस α2 v2 एंड प्लस डॉट डॉट प्लस αm vm एंड प्लस के 0 vm प्लस 1 एंड 0 डॉट 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 0 vn इक्वल टू 0। आप बताओ एक बात, ये 0 क्यों होगा? जहां पर ये 0 होगा आराल में क्यों होगा वो सुने कि S1 किसका हिस्सा है ये बताओ? S का ही तो है। S में अवयव कहां से हैं? 1 से लेकर के कहां तक है? n तक। अब सोचिए कि समीकरण नंबर 1 को हमने निम्न प्रकार लिखा α1 v1 α2 v2 डॉट 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 0, बाकी के अल्फा के मान 0 ले लिए मैंने। तो एक बात बताओ, S एक घात स्वतंत्र कब बना रहेगा? इसके अंदर एक भी अल्फा का मान क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि जो α1 α2 डॉट डॉट अल्फा है उसके मान भी क्या होंगे? अपने आप ही 0 होंगे। क्यों होंगे? यदि 0 नहीं होंगे तो ये S1 जो सेट है वो जो परिकल्पना है आपकी कौन सी वाली कि S पहले से एक घात स्वतंत्र है वही गलत साबित हो जाएगी। इसीलिए ये क्या होगा? α1 α2 αm क्या होगा? 0 के बराबर होगा यदि इस समीकरण नंबर 1 को हम निम्न प्रकार लिखते हैं तो ध्यान दें, इसे डाल दें समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि α1 बराबर α2 बराबर डॉट 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 इक्वल टू αm इक्वल टू क्या होगा? 0। यदि ये 0 हो जाता है, सोचिए यदि ये 0 हो जाता है, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, ये 0 हो जाता है तो प्रमेय सिद्ध हो जाएगी ना। तो अब हमने क्या किया? समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिख दिया। बताइए भाई कि α1 v1 α2 v2 डॉट डॉट αm vm एंड 0 अल्फा मतलब vm प्लस 1 0। अब आप खुद देखो समीकरण 2 में यदि ये वाले अल्फा 0 नहीं होंगे तो ऐसी एक घात स्वतंत्र नहीं रहेगा फिर तो इसीलिए ये 0 हो गए। अतः S1 एक घात स्वतंत्र है। क्लियर सी बात है। यही तो पूछ रहा है और यही तो कह रहा है आपसे कि कोई भी सदिशों का एक घात स्वतंत्र का जो समुच्चय है उसका जो उपसमुच्चय है वो क्या होगा? एक घात स्वतंत्र होगा। क्लियर?
एक बार तसल्ली से देखें आप लोग, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। देखें और समझें स्टेटमेंट क्या बोलता है आपसे। पहले तो वापस समझ लें, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, यदि प्रत्येक अल्फा का मान 0 तो इंडिपेंडेंट, और यदि मान लो एक भी अल्फा का मान नॉट इक्वल टू 0 तो डिपेंडेंस बन जाएगा, अर्थात परतंत्र बन जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। तो देखें, सदिशों के एक घात स्वतंत्र समुच्चय का, कोई सदिश है उसके एक घात स्वतंत्र समुच्चय का कोई अरिक्त उपसमुच्चय होता है ना, वो भी एक घात स्वतंत्र होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सुने ध्यान से। सर्वप्रथम हमने माना v ऑफ f क्या है, एक सदिश समष्टि। आपने क्या किया कि s कोई सेट ले लिया, और सेट कैसा ले लिया, s कोई सेट लिया, वो सेट कैसा था, v1 v2 डॉट डॉट vn। ध्यान दें, ये एक घात स्वतंत्र समुच्चय है, और एक घात स्वतंत्र है तो आपको पता होगा कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 डॉट डॉट अल्फा n vn बराबर क्या होगा, 0 होगा। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सभी के मान क्या होंगे, 0 होंगे। आप ध्यान दें थोड़ा सा इस बात को कि एक समुच्चय माना S1, वो S का एक उपसमुच्चय है अरिक्त, वो कैसा है, v1 v2 vm अवयव है इसमें। आपको पता होता है कि S1 के अंदर जो अवयव होंगे 1 से तो बड़ा या 1 के बराबर या n से छोटा, क्योंकि इसका उपसमुच्चय है तो इसी के बीच में से तो कहीं से आएगा। एक बात बताओ आप लोग, ये एक घात स्वतंत्र है ना, 1 से लेकर के n तक के अल्फा के सभी मान क्या होंगे, 0 होंगे इसके अंदर। यदि नहीं होगा तो फिर ये एक घात स्वतंत्र नहीं रहता। तो मैंने S1 को सेट ले लिया। अब आपको पता ये एक घात स्वतंत्र होगा, सिद्ध करना है ना, हमें सिद्ध करना है कि S1 एक घात स्वतंत्र होगा। और इसके लिए हमने क्या किया, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 एंड डॉट डॉट अल्फा n vn इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। आप थोड़ा सा ध्यान दें, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ये सभी के जो मान हैं वो क्या होंगे आपके 0 के बराबर, मतलब अल्फा m के मान सभी f में बिलो करेंगे। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m सभी क्या होंगे, 0। तो अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 डॉट डॉट अल्फा m vn, सभी को समीकरण 1 को इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं। इस समीकरण 2 को ढंग से देखें, यदि 2 में ये अल्फा के मान 0 नहीं हो तो s एक घात स्वतंत्र नहीं रहता, क्योंकि s में जो अवयव होते हैं 1 से लेकर के कहां तक है, n तक है। इसी के बीच में से यदि कोई अल्फा नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो डिपेंड हो जाएगा वो। तो फिर इसका मतलब ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m सभी के मान क्या होंगे, 0 होंगे। इसीलिए s कोई एक घात स्वतंत्र समुच्चय है तो उसका कोई अरिक्त उपसमुच्चय वो भी क्या होता है, एक घात स्वतंत्र होता है। अगली थ्योरम, यदि v ऑफ f एक सदिश समष्टि है तथा s बराबर v1 v2 डॉट डॉट vn
के परिमित शून्येतर सदिशों का एक शून्येतर सदिशों का एक उपसमुच्चय है, तो S एक घात परतंत्र होगा यदि और केवल यदि S के कुछ अवयवों को शेष बचे अवयवों के एक घात संचय में व्यक्त किया जा सके। ढंग से आप स्टेटमेंट पर ध्यान दें कि यदि V ऑफ F एक सदिश समष्टि है तथा S V1 V2 Vn के परिमित समुच्चय अर्थात परिमित शून्येतर सदिशों का एक उपसमुच्चय है, तो S एक घात परतंत्र होगा यदि और केवल यदि S के कुछ अवयवों को शेष बचे अवयवों के एक घात संचय में व्यक्त किया जा सकता है। इसमें देखो विलोम भी होगा। क्या बोल रहा है ये? S को एक घात परतंत्र, एक बार तो S को एक घात परतंत्र लेके चलना है और आपको S के कुछ शेष बचे अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यह सिद्ध करना है। एक बार शेष बचे अवयव लेके चलने और आपको बताना है कि S एक घात परतंत्र होगा। ठीक है, देखें माना S बराबर V1 V2 डॉट डॉट Vn एक घात परतंत्र है, मान लिया हमने कि S क्या है आपका एक घात परतंत्र है। तो एक घात परतंत्र है तो क्या होगा आपको अच्छे से पता है, अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 एंड डॉट डॉट अल्फा n Vn इक्वल टू 0 एंड फॉर ऑल अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n बिलोंग्स टू F। यही बात है। चूंकि S एक घात परतंत्र है तो प्रत्येक अल्फा I का मान शून्य नहीं हो सकता। बिल्कुल क्लियर है। S एक घात परतंत्र है, इसका मतलब प्रत्येक अल्फा I का मान शून्य नहीं हो सकता। मान लिया अपन ने अल्फा के नॉट इक्वल टू 0, कोई भी अवयव मान लिया अल्फा के नॉट इक्वल टू 0, तो कैसा है सुने, समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेके n तक अल्फा I वी आई प्लस के अल्फा के वी के इक्वल टू 0। क्लियर है। इसका पक्षांतरण कर दें तो वी के बराबर अल्फा के वी के बराबर माइनस के समेशन I इक्वल टू 1 से लेके n तक अल्फा I वी आई
आप खुद देखिए, v के बराबर समीशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक माइनस एल्फा आई अपॉन एल्फा के एंड वी आई इक्वल टू 1 डॉट 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 n तक। खुद सोचें, ये v के क्या है, ये जो अवयव है ब्रैकेट में, ये तो ऐप के अंदर विलो कर रहा है ना, तो ये एक घात संचय के रूप में है। यही तो कह रहा है कि एस के कुछ शेष बचे हुए अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त है। तो वी के कोई ऐसा अवयव है जिसके बाकी अवयव कैसे हैं, एक घात संचय के रूप में विद्यमान है। क्या लिखा जाएगा, जो कि वी के एस के शेष बचे अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर है बिल्कुल। क्या लेके चलें आप, एस एक घात परतंत्र है और एस एक घात परतंत्र है तो अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 डॉट डॉट अल्फा n vn होगा इक्वल टू 0। ओवरऑल अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n ऐप में है। आपको अच्छे से पता है परतंत्र है तो प्रत्येक अल्फा आई का मान शून्य नहीं हो सकता, कोई न कोई अल्फा आई ऐसा होगा जो क्या होगा आपका नॉट इक्वल टू। तो मैंने बोला कि अल्फा के ऐसा अवयव है जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके n तक अल्फा आई वी आई एंड प्लस के अल्फा के वी के। आपको पता है इसे यदि पक्षांतरण करोगे तो अल्फा के वी के इक्वल टू माइनस के आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक अल्फा आई वी के बराबर इसका डिवाइड कर दिया माइनस के अल्फा आई अपॉन अल्फा के एंड वी आई, जो कि वी के एस के शेष बचे अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब विलोम में क्या कहता है वो, विलोम देखें आप लोग। अब लेके चल रहे हैं शेष बचे अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। माना वीजे कोई अवयव है जो एस में है, निम्न प्रकार है, हमें पता है तो वो क्या होगा, वीजे बराबर बीटा 1 v1 प्लस डॉट डॉट प्लस बीटा जे माइनस 1 वी जे माइनस 1 एंड प्लस डॉट डॉट प्लस के बीटा एन वी एन। इसको भी इधर ले आओ भाई, कोई एक बीजे ऐसा अवयव है कि जो बाकी सब अवयवों को एक घात संचय में व्यक्त कर रहा है। अब बीजे को वापस ले जाओ उधर, तो देखिए v1 प्लस बीटा जे माइनस 1 वी जे माइनस 1, तो यहाँ पर आएगा तो -1 के साथ आएगा वी जे प्लस डॉट डॉट प्लस बीटा एन वी